नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आप देख रहे हैं बजट की हमारी एक खास पेशकश, जहां पर अब हम बात करेंगे कि इस बजट से प्रॉपर्टी बाजार को क्या मिला। तो शायद सीधा सीधा कोई ऐलान ऐसा तो नहीं हुआ जिससे प्रॉपर्टी बाजार बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़े खर्च की बात सामने आई है। कुछ विशेष शहरों को फोकस करने की बात आई है। पीएमएवाई का भी एक हद तक जिक्र आया है, जहाँ आवंटन बढ़ता हुआ नज़र आया है। और बहुत कुछ ऐसा है जो कि सीधे रियल एस्टेट से भले ही ना जुड़ता हो, लेकिन रियल एस्टेट के लिए है बहुत काम का, और रियल एस्टेट मार्केट को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये विश्लेषण करने के लिए अब हम कुछ रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स, उन सबको आमंत्रित करेंगे, जिससे हमें पूरी तरह से ये पिक्चर समझ में आएगी कि इस बजट को हम रियल एस्टेट के लिए आखिर समझे कैसा। तो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं निरंजन हीरानंदानी जी, जो कि चेयरमैन हैं नेरेडको के। साथ ही कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं शेखर पटेल साहब, जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई के। और दोनों डेवलपर्स के अलावा हमारे साथ एक्सपर्ट्स कैटेगरी में हैं अनुज पुरी साहब, जो कि चेयरमैन हैं एनारॉक के, और गुलाम जिया साहब, जो कि सीनियर ईडी है नाइट फ्रैंक इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं देख रहा हूं कि हमारे दोनों एक्सपर्ट पहले ज्वाइन कर चुके हैं। अनुज सर, आपसे मैं शुरुआत करता हूं कि बजट में, जैसा मैंने कहा, ऐसा सीधा अनाउंसमेंट अगर हम कोई देखें तो रियल एस्टेट के लिए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ऐसे मल्टीपल अनाउंसमेंट है जिन्हें आप रियल एस्टेट से जोड़ सकते हैं। इन ऑल ये बजट आपको कैसा लगा? विपिन जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है बजट में जैसे ही खत्म होता है आपके शो पे आने का हम वेट करते हैं हर साल। मेरे ख्याल पिछले 10 साल से हम आ रहे होंगे आपके शो के ऊपर ऑन द रियल एस्टेट साइड। तो ये बजट में भी कोई डायरेक्ट, जैसे आपने बोला, कोई इम्पैक्ट नहीं आया रियल एस्टेट का। इसके अंदर बड़ी सारी चीजों में रियल एस्टेट का जिक्र किया गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्सटाइल पार्क्स में, डेटा सेंटर्स के अंदर, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर कमर्शियल हब खोलने के लिए। पर ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस या बेनिफिट नहीं दिया गया रियल एस्टेट को। मेरे को लगता है कि ओवरऑल बजट जो था वो आई वुड से पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर से बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। एंड क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली उससे बेनिफिट होता है। तो होपफुली जैसे हम आपके शो के थ्रू जाएंगे, देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल पे क्या होगा, डेटा सेंटर पे क्या होगा। और मेरे हिसाब से टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स के अंदर ना सिर्फ कमर्शियल जो डेवलपमेंट होगी, बट ऑल्सो जो बड़े सारे रिलीजियस टाउन्स के अंदर बोला है कि जो कैपेक्स है उसमें से पैसा उन रिलीजियस टाउन्स पे स्पेंड होगा। तो वहां पे होटल्स, रिटेल, एफ&बी, इन सबको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। राइट। तो थोड़ा और एक्सप्लोर इसको करते हैं, लेकिन इन ऑल कुछ कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स में से हमें चीज़ें समझ में आ रही कि वो रियल एस्टेट की तरफ बढ़ेगी। गुलाम साहब, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो विपिन जी, हमें इस मंच पर आमंत्रण देने का। हमेशा की तरह बड़ा आनंद रहेगा, बड़े लोगों के साथ बात करके बहुत सारी चीजें हमें भी सीखने को मिलेंगी। मेरे लिए तो जो ये पहले से कुछ ज्यादा उम्मीदें हमने इस बजट के साथ वाबस्ता नहीं की थी, क्योंकि पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट के लिए कदम कदम पर बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी सुविधाएं फराहम की हैं। तो इतना ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जैसा हमने पिछले आप ही के शो पर एक बार जिक्र किया था, एक चीज जिसका हमें इंतजार रहेगा आज नहीं तो कल या अगले चंद सालों में, और वो है लैंड रिफॉर्म्स का। लैंड रिफॉर्म जो वो एक ऐसी बिग बैंग चीज है जो रियल एस्टेट को अगले स्फीयर में ले जाएगी। अगर वो नहीं हो रहा तो बाकी सारी चीजें बस केवल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हमें काफी सारी आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो मान पड़ गई, फीकी पड़ गई। लेकिन उसके अलावा बजट ओवरऑल, जैसा अनुज जी बता रहे थे, कि मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा बजट बनाया गया है। फिस्कल प्रोविजंस काफी अच्छे हैं, बट रियल एस्टेट के लिए कुछ खास नहीं है। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर है। जो 10% जो ग्रोथ उन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में एडिशन किया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाइज पिछले साल की बनिस्बत थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए श्रिंकेज देखा जाएगा, क्योंकि शायद हमारी जीडीपी ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड उस रफ्तार से शायद ना बढ़े, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक जबरदस्त बजट साबित होगा। जी,
ठीक है, तो गुलाम साहब कहिए कि लैंड रिफॉर्म हो तो असली मज़ा आए, लेकिन फिर भी अब छोटी छोटी चीज़ें जो हुई हैं उससे कितना फ़ायदा मिलता है वो देखेंगे। निरंजन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनफैक्ट आज दिन में बजट के बाद निरंजन सर के ऑफिस से, मतलब नरेडको के ऑफिस से मैं कहूँगा, एक डिटेल मेल मेरे पास आया था और उसमें निरंजन सर ने बहुत सारी बातें डिटेल में लिखी थी, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने डेटा सेंटर टू वो जो स्मॉल सिटीज़ के लिए फंड्स आ रहे हैं उनकी बात की थी, PMAY की बात की थी। निरंजन सर आपका टेक क्या रहा इस पर? मेरे अंदाज से ये बजट लॉन्ग टर्म बजट गिना जाए। फ्यूचरिस्टिक बजट है, देश के 2047 के लिए ये पहुंच रहे हैं। जो इंटरनेशनल हेडविंड्स है उनको हम कैसे पहुंचेंगे, उनको कैसे जवाब देंगे, उसका पूरा जवाब आज दिख रहा है कि हम डेटा सेंटर्स करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत करना चाहते हैं। हमारे हिसाब से इंडस्ट्री और मटेरियल्स जो हैं उसके ऊपर हमें ध्यान करना है। खुद हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन हम सब कर सके, तो ये सब लॉन्ग टर्म है। ये कोई इंस्टेंट कॉफी बेनिफिट इंडस्ट्री को नहीं मिल सकता। इसलिए हम समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बजट पहले है, जहां शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स इंडस्ट्री को नहीं दिया है और रियल एस्टेट को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक चिंताजनक बात है, वो है कि अफोर्डेबल हाउसिंग। लास्ट 18-24 महीने के अंदर लगभग अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल 20% कम हो गए। ओवरऑल आंकड़े अनुज जी कंफर्म करेंगे कि ये नंबर करेक्ट है कि 19-20 में बोल रहा हूं, वो शायद हमको कलेक्ट कर सकते हैं, गुलाम जी भी बताएंगे। लेकिन पॉइंट एक ही है कि यहाँ बहुत ही अंतर आ रहा है और मैं समझ रहा था कि इस क्षेत्र में जरूर वित्त मंत्री ये सब आंकड़े उनके पास है तो और उसमें कुछ वो ध्यान देंगे, लेकिन शायद वो नहीं किए। लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ है और जो खर्चा हो रहा है पूरे अलग अलग क्षेत्र में, उसका पॉजिटिव इफेक्ट रियल एस्टेट पर जरूर आएगा। और इसके बावजूद अफोर्डेबल हाउसिंग छोड़ के बाकी का ग्रोथ मेरे अंदाज से इस साल में 12 से 15% ओवरऑल दिख रहा है। तो रियल एस्टेट इस साल की ग्रोथ जरूर है, लेकिन ये एक क्षेत्र में चिंताजनक बात है। दूसरी बात रही है कि कुछ चेंजेस ऐसे भी आए हैं जो डिटेल हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं, जहां उन्होंने 1000 केसेस हाई कोर्ट में और अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सेक्शन 148 में, जहां प्राइवेट सेक्टर सब जीते हुए केस है डिपार्टमेंट के विरुद्ध। अभी उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 148 सेक्शन में लाए हैं कि जितना भी इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट, ITAT ट्राइब्यूनल सब किए हैं वो उसको व्यर्थ कर दिया है। तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल रहे हैं और क्लैरिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव ऐसे करना चाह रहे हैं, तो वो मेरे अंदाज से गलत है। और वो डिटेल प्रोविजन जब हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कुछ नेगेटिव फैक्टर्स शॉर्ट रन में जरूर आए हैं और उसको हम निंदा करते हैं कि ये गलत बात है। लेकिन गुलाब जी ने जो बराबर बताया वो सही है कि काफी रफ्तार से रियल एस्टेट को प्रोत्साहित किया हुआ है। अभी मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और उनको भी इसमें कुछ सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि लैंड प्राइसेस जितने बढ़ गए हैं, रेडी रेक्टर रेट जो बढ़ गए हैं, उसके कारण जो टैक्सेस वगैरह स्टेट लेवल पर है वो भी नेगेटिव फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के उनके बजट जब भी आएंगे उसमें कुछ शायद परिवर्तन वो लेके आए। जैसे 2020 में हमारा कोविड के समय पर जो उन्होंने बेनिफिट दी थी 50% रिलीफ स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेस के, वो शायद अभी इसमें आए तो शायद अफोर्डेबल हाउसिंग को कुछ प्रोत्साहित और हो सकता है। तो ये दोनों बातें हैं। लॉन्ग टर्म मेरे अंदाज से ये बजट बहुत ही बेहतरीन रहा, 9 आउट ऑफ 10 गिना जाए। और शॉर्ट टर्म में मुझे हिचकिचाहट होती है, ये शायद 5% हो। ये पहली बार है जो मैं बजट दो तरीके से देख रहा हूँ।
जी, तो जो निरंजन जी का एक कॉल है कि हाँ, ऐसे अगर आप ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन 5 नंबर अगर उन्होंने दे दिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करें रियल एस्टेट स्पेसिफिक, तो ये थोड़ी निराशा वाली बात होगी। शेखर भाई, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? खास तौर पर निरंजन सर का अभी अफोर्डेबल हाउसिंग पे काफ़ी जोर था जब उन्होंने अपनी बात रखी, और पहले हमने भी आपसे भी बातचीत की, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उम्मीदें थी या लगा था कि एक पुश आएगा, वैसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हाँ, हम काफी डिसअपॉइंटेड है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ हुआ नहीं है ये बजट में। पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है 12 लाख करोड़ से ज्यादा किया है, वो रियल एस्टेट को एक तरह से बूस्ट देता है। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे गवर्नमेंट का जो फोकस है वो फोकस उन्होंने चालू रखा है। पर अफोर्डेबल हाउसिंग पे हमने जो गवर्नमेंट को बताया था कि इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है और लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उस पे मुझे लगता है उन्होंने फोकस नहीं किया है। कुछ रीजन होगा, पर हम एज ए क्रेडाई, हम एज ए एसोसिएशन गवर्नमेंट को फिर से बताएंगे भाई अफोर्डेबल हाउसिंग काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का। इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ सुधार करे और कुछ चेंजेस लाए। अनुज सर, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने भी जिक्र किया था, और वो कि जो ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म है या और किसी तरह का टूरिज़्म है, तो उन्होंने नाम दिया सिटी इकोनॉमिक रीजन, CERs को डेवलप करने की बात है। उनके लिए एक बजट भी रखा है। तो बहुत सारे जो दिन में मुझे लोगों के रिएक्शंस मिले बजट पे, उनका कहना था कि इससे टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को काफ़ी डेवलप होने का मौका मिलेगा। काफ़ी कुछ काम उनके लिए वक्त वक्त पे होता रहा है, लेकिन क्या इससे वाकई में ऐसा कुछ हो जाएगा वहाँ जिससे हम रियल एस्टेट को बेहतर होता हुआ, फलता फूलता हुआ देखेंगे वहाँ पे? डेफिनेटली विपिन जी, अब देखिए टियर 1 जो सिटीज हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं इस टाइम पे, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। विपिन जी, हमने देखा 2025 के अंदर कमर्शियल की जो लीजिंग थी, ग्रॉस लीजिंग 80 मिलियन स्क्वायर फीट हुई, 8 करोड़, आई मीन बेस्ट एवर दैट इंडिया डिड। बट उसका टियर 2, टियर 3 सिटीज को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो बहुत मामूली हो रहा है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट ईयर के बजट में भी टियर 2, टियर 3 पे फोकस किया था। इस साल दोबारा उन्होंने फोकस किया है, और दो वे से फोकस किया है। एक किया है स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ से, विपिन जी, जो आप बोल रहे हैं कि वहां पे उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और डलेगा और इन्वेस्टमेंट जाएगी। तो मेरे हिसाब से उन सिटीज के अंदर होटल्स और बढ़ेंगे, रिटेल मॉल और बढ़ेंगे, F&B और बढ़ेगी, शॉपिंग और बढ़ेगी उन सिटीज के अंदर, तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद ब खुद होएगी। पर दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने और हाईलाइट किया कि हम ये टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर कमर्शियल सेंटर्स के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। मेरे को लगता है उसमें GCCs जो हैं, जितनी ये IT कंपनीज हैं, वो टियर 2, टियर 3 को बेनिफिटली देखेंगी अभी कि इसका क्या हमें बेनिफिशियल होगा अगर हम टियर 2, टियर 3 में जाते हैं एंड वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि आज की डेट पे अगर आप देखें तो रियल एस्टेट की जितनी भी स्टोरी है, एटलीस्ट 90% टियर 1 की ही स्टोरी है, टियर 2, टियर 3 की स्टोरी नहीं है। सो मेरे को ऐसे लगता है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये मालूम है कि टियर 2, टियर 3 को अगर बेनिफिट देना है तो इसके अंदर हमें कमर्शियल सेंटर खोलने पड़ेंगे, चाहे टूरिज्म आए, बट कमर्शियल सेंटर भी खोलने पड़ेंगे ताकि उसमें एम्प्लॉयमेंट आए। उसके लिए मेरे को लगता है कि आप देखेंगे कि काफी बेनिफिट दिया जाएगा टियर 2, टियर 3 में, और उससे ये रियल एस्टेट जो है इन छोटे शहरों के अंदर बेनिफिशियली ग्रो करेगी। छोटे शहरों की काफ़ी रिपोर्ट्स में उनका जिक्र आता है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में उतना फ़र्क पड़ते हुए नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर फोकस थोड़ा और बढ़ाते हुए सरकार की तरफ से लेट्स सी, जैसा अनुज जी ने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर फिर कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आए, ऐसी उम्मीद करें। अदरवाइज़ टियर 1 की ही पूरी कहानी हमें रियल एस्टेट की दिखाई देती है। गुलाम साहब, एक चीज़ से तो शायद मुझे लगता है आप काफ़ी खुश होंगे इस बजट से, जिस पर आप हमेशा बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और वो है कनेक्टिविटी। और यहाँ पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी एक्सेट्रा, ये सब हैं। कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं आप इसे? विपिन जी, दरअसल जो ट्रांसपोर्टेशन है
ये बुनियाद है किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट की ग्रोथ के लिए। हम जो आज टियर 2 टियर 3 सिटीज के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एसेट क्लास को हो, रियल एस्टेट हो, टूरिज्म हो या और कोई चीज हो, उन सब का सीधा साधा कनेक्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से है। और ट्रांसपोर्टेशन में आज भी आप जिन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का जिक्र कर रहे हैं, वो तो बुनियाद है। अगर अपने अगेन हम हमारे पिछले शोज की बात करें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रीजनल जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं, आरआरटीएस जो हैं, वो हमारा अगला पड़ाव होना चाहिए, जहां पर एचएसआर को आरआरटीएस से जोड़ा जाए, कि जहां हब एंड स्पोक मॉडल हो, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, आसपास के कम से कम 10-15 छोटे शहरों से, टियर 2 टियर 3 सिटीज से उनको जब तक जोड़ा ना जाए, तब तक कि ये हाई स्पीड रेल भी सिर्फ एक पहला पड़ाव है। जो अगला पड़ाव जहां पर ओवरऑल ग्रोथ हम देखेंगे, जहां पर हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के 40-50 टियर 2 टियर 3 सिटीज को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनना बहुत आवश्यक है, जिसका पहला कदम दिल्ली में बढ़ाया गया है। जो आरआरटीएस दिल्ली में तैयार हो रहा है, वो पहला कदम है। उसको लेके सिमिलरली मुंबई, दिल्ली के मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, हर तरफ जो आसपास के रीजनल कॉरिडोर, रीजनल शहर हैं, उनको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपकी बात बहुत सही है कि रियल एस्टेट जो है वो अगला पड़ाव है, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना जरूरी है। लेकिन बिल्कुल सही है, 7 जो नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र किया है हमने, जो हम देख रहे हैं इस बजट से आता हुआ, ये मुझे लगता है कि एक नींव पड़ी है। इसके बाद जो इमारत तैयार होगी ओवरऑल इकोनॉमी की और मुल्क के ग्रोथ की, वो शानदार होगी। लेकिन अब भी ये केवल पहला पड़ाव है। राइट, तो ये कनेक्टिविटी की बात तो समझ में आती भी है, और जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है वहाँ पर हमने देखा भी है कि रियल एस्टेट में एक टर्न अराउंड आया है। अब आरआरटीएस हो या स्पीड कॉरिडोर्स हो, किसी और तरह का साधन हो, लेकिन अगर वो उस पर फोकस होता है तो रियल एस्टेट को एक इनडायरेक्ट बेनिफिट वहाँ मिलता हुआ नज़र आएगा। निरंजन सर, और जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो एक अलग तरीके के रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि हम रियल एस्टेट को यहाँ जनरली घर से जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन 75,000 करोड़ रुपए पूरे सप्लाई चेन को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने रखे हैं, जिसमें नए गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन हब, ये तमाम चीज़ों पर, और डेटा सेंटर जिसमें इनफैक्ट आप भी हैं, उनके ऊपर बड़ा फोकस है, और बड़ा एक लंबा चौड़ा टैक्स हॉलीडे किया। और भी कई मैं एक्सपर्ट्स को सुन रहा था कि उन्होंने सरकार को बहुत बड़ा मतलब इसके लिए श्रेय दिया कि एक बहुत अच्छा कदम है और इसका भारत को बहुत फायदा मिलेगा। सर आप म्यूट पर हैं। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग हमारे देश में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। नंबर 2, 260 इंडस्ट्री इसके ऊपर निर्भर है। सीमेंट, स्टील, टाइल्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, वायरिंग, लिफ्ट्स, पेंट्स, आप जब बता चाहिए उसके। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो ये सेक्टर के है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, और वो है। आप चीन की देखेंगे, जिस साल में उनकी फोकस थी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के ऊपर, तब उनकी जो रफ्तार थी ग्रोथ ऑफ जीडीपी 10% से ऊपर थी। इसलिए जितने भी हम फोकस कर रहे हैं आज 7.2 7.4% है। मेरे अंदाज से इसके ऊपर पूरा जोर दिया जाए, पूरे जो रफ्तार से वो कह रहे हैं वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हो जाए, तो हमारा ग्रोथ जो है वो 8 और 9% के बीच में आराम से ऊपर आ सकता है। दूसरे बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास आज जो बेकार लोग हैं, बेरोजगारी है, वो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट पूरी हो जाएगी। और तीसरी बात है कि हमारे पास एक आज की तारीख में शॉर्टेज ऑफ स्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है। आज 20 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स शॉर्ट हैं, तो उनकी आज जो कमाई है वो 150 रुपया दिन की है अनस्किल वर्कर की, वो 600 रुपया दिन का है वो स्किल वर्कर्स हो जाए, और 4 महीने 6 महीने हम स्किलिंग करें तो करें। तो इसलिए जो मल्टीप्लायर इफेक्ट रियल एस्टेट में है, वहां शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अफोर्डेबल हाउसिंग और ये सब के ऊपर ध्यान हम देते हैं ज्यादा, तो हम डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ पे कर सकते हैं। और जो भी हमारी टारगेट्स प्रधानमंत्री साहब के हैं वो हम और भी जल्दी हम पहुंच जाएंगे और पूरे विश्व को हम टक्कर दे सकते हैं। ये चीन ने किया था इस फोकस करने से, और अभी हम करते हैं। लेकिन जो बाकी की इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चर के ऊपर जोर दिया है, उसमें ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन की बढ़ोतरी तो होती है।
हॉस्पिटैलिटी हो तो हो, डेटा सेंटर बनाओ तो हो, वेयर हाउसिंग हो तो कंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये सब निर्भर है जो अभी प्रोजेक्ट सब भी बता रहे हैं। ठीक है। शेखर भाई, एक चीज़ है, अब ये आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे, क्योंकि बजट में सीधा सीधा इसका अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन फाइन प्रिंट्स में मैंने बहुत जगह पढ़ा कि जो PMAY के आवंटन है वो दोनों तरह के, अर्बन और रूरल दोनों के लिए, उनको काफ़ी इंक्रीज़ किया है। इनफैक्ट PMAY 2 जो कि अर्बन के लिए है, जहां लास्ट ईयर 350 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 10 टाइम 3000 करोड़ किया है। और बाकी दोनों अर्बन रूरल के लिए पिछले साल के मुकाबले उन्होंने फंड्स को काफ़ी इंक्रीज किया है। और एक बात और जब और दिखी, जब हमने डेटा को थोड़ा सा स्क्रूटनाइज किया, कि लास्ट ईयर उन्होंने जितना एलोकेशन रखा था और उसका जब एक रिवाइज एस्टिमेट आया है तो वो उतना पैसा यूज ही नहीं हुआ पिछले साल। तो ये सारा सीधा सीधा जिक्र तो नहीं मिला बजट में, लेकिन फाइन प्रिंट्स में देखने को मिल रहा है। मैंने भी विपिन जी उसमें ज्यादा देखा नहीं है, पर मेरे हिसाब से PMAY में जो होता है वो गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन करती है, घर बनाती है, उस पे ज्यादा खर्चा होता है। अभी तक का गवर्नमेंट ने PMAY के थ्रू आई थिंक 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाए हैं, और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को घर बनाने का फोकस बड़ा किया है। तो वो गवर्नमेंट लेड कंस्ट्रक्शन है और वो फोकस भी एक अच्छी चीज है PMAY के थ्रू। पर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग बनाता है वो प्राइवेट रियल एस्टेट सेक्टर बनाता है। तो जैसे बाकी सब पैनलिस्ट ने बोला कि इस पे फोकस करना चाहिए, तो वो बात सही है। और आपने बताया था डेटा सेंटर या बाकी सारे जो रियल एस्टेट के डिफरेंट चीजें हैं, उसमें इस बार फोकस किया गया है। तो डेटा सेंटर, और एक आपने सुना होगा बजट में SEZ में भी कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं पॉजिटिव, जो फाइन प्रिंट पढ़ने से ज्यादा पता चलेगी। 1-2 दिन में ये सब क्लैरिटी आएगी। पर ओवरऑल इम्पैक्ट जो है मेन, मुझे लगता है ये बजट फोकस है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हमेशा रियल एस्टेट को बेनिफिट करता है। जैसे हमारे गुलाम सर ने बताया कि काफी सारा जो कनेक्टिविटी है, तो सिटी को कनेक्ट करने के लिए जो रेल, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, या तो फिर मेट्रोज है, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है रोड वगैरह के, वो सबसे अलग अलग छोटे शहरों को, खास करके Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी, सबको बेनिफिट होता है। और मेट्रो सिटी में भी आज बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। आपने एक बार जिक्र किया था बॉम्बे के इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो बॉम्बे के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो आजू बाजू के एरिया को बेनिफिट हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है गवर्नमेंट, उसी के कारण पिछले 5 साल 7 साल से रियल एस्टेट को काफी बेनिफिट हो रहा है और रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है। राइट। अनुज सर, एक सवाल और ये कि जैसे हमें शायद रियल एस्टेट के लिए बहुत डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं सुनाई दी, बहुत सारे लोगों को उम्मीद, एक आम जनता को भी उम्मीद थी कि कुछ ऐसे डायरेक्ट अनाउंसमेंट आएंगे, चाहे टैक्स के लेवल पर या किसी और लेवल पर, वो भी इस बजट में बहुत ज़्यादा नहीं थे। और कई एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले बजट में ही इतना फ्रंट लोडिंग हो गया था, 12 लाख तक का टैक्स रिलैक्सेशन आ गया था, और भी कई तरह की सहूलियतें थी, तो इस बार उसकी उम्मीद नाकाफ़ी थी। और एक और बात कि उसका जो पूरा बेनिफिट है वो भी अभी मार्केट में आया नहीं है। तो मैं रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछता हूं कि जितनी एक इनकम में बढ़ोतरी या सेविंग्स या जो भी कुछ एक सहूलियत दे दी थी पिछली बार, क्या अभी उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में दिखना बाकी है, या फिर रियल एस्टेट के डायनामिक से वो सिनेरियो बाहर है? अब हम जो भी होगा वो एक डिमांड सप्लाई देखेंगे रियल एस्टेट के अंदर, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो विपिन जी, अगर आप देखें, अदर देन दिस अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन से, उसके अलावा तो दिल मांगे मोर वाला सिनारियो था। बिकॉज रियल एस्टेट अदरवाइज कमर्शियली बहुत अच्छा कर रही है, रिटेल की जो शॉपिंग की है, एब्जॉर्प्शन, लीजिंग बहुत अच्छा हो रहा है, डेटा सेंटर्स काफी आ रहे हैं, रेजिडेंशियल के अंदर ग्रोथ हम देख रहे हैं, अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग। और मेरे को ये लगता है कि एट सम स्टेज ये डेफिनेशन को करेक्ट करना ही पड़ेगा। मेरी शेखर भाई से भी प्राइवेटली बात हुई थी, टू से कि एट सम स्टेज इसको करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे निरंजन भाई ने बोला कि कम से कम 20-25% ग्रोथ हमने देखी है एज अ परसेंटेज। अफोर्डेबल की जो कंट्रीब्यूशन थी इन दी ओवरऑल सेल्स एनुअली कम आई है, एंड वो इसीलिए आई है क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो रीलुक करनी चाहिए। 7-8 साल हो गए वही डेफिनेशन चल रही है, प्लस कोई फिजिकल इंसेंटिव नहीं, कोई फाइनेंशियल
इंसेंटिव नहीं है। अदर देन दैट आप देखो तो बाकी सारा हमारा जो है जो लास्ट ईयर जैसे आपका सवाल है कि जो बेनिफिट दिया था, जिसमें कंज्यूमर के हाथ में और इनकम आ गई थी, वो हमने देखा रियल एस्टेट में कन्वर्ट हुई है। डेफिनिटली इसकी वजह से हमने ग्रोथ देखी है। नाउ ना केवल दैट जो गुलाम जी ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, उसमें हमने बहुत सारे कॉरिडोर्स देखे। आप बॉम्बे में ही देखिए विपिन जी, आप तो बॉम्बे में ही रहते हैं, वहां पे देखिए पनवेल में न्यू एयरपोर्ट खुला, क्या जबरदस्त उसके अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं न्यू बॉम्बे के अंदर, पनवेल के अंदर। सिमिलरली अभी नोएडा के वहाँ, ग्रेटर नोएडा के वहाँ जो नया एयरपोर्ट खुलेगा, उसके होप में ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा रियल एस्टेट डेवलपमेंट देख रहे हैं। सो क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट मिल रहा है, प्लस जो लास्ट ईयर कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा दिया गया था, उसकी वजह से हमने ग्रोथ देखी है रियल एस्टेट में। सिर्फ एक ये डिसअपॉइंटमेंट है, और मेरे को लगता है कि ये कुछ दिनों में, हफ्तों में या महीनों में ये डेफिनेटली मिनिस्ट्री इसको देखेगी, इसको कंसिडर करेगी कि इसके अंदर डेफिनेशन को हमें देखना चाहिए। एक और पॉइंट मैं बोलूंगा विपिन जी, हम एक मिस कर गए हैं जो रीट का इन्होंने बोला कि जो ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, जो नॉन कोर एसेट्स है, उनको रादर देन उनको डाइवर्स्ट करने के, उसका वो रीट बना देंगे। एंड जैसे हमने देखा है रीट्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं इंडिया के अंदर, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा एक वे निकाला, रादर देन इसकी जस्ट प्योर डाइवेस्टमेंट कर दे, या इसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं यार, कंट्रोल खुद गवर्नमेंट के हाथ में ही रहे। तो ये रीट का भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने गवर्नमेंट के लिए मोनेटाइजेशन के हिसाब से निकाला। ये भी एक पॉइंट था, डेफिनेटली लास्ट में आया लेकिन आ ही गया, और इस पे आगे और चर्चा करेंगे कि इससे डायरेक्टली कोई कंज्यूमर कैसे एसोसिएट कर सकता है। गवर्नमेंट अपनी लैंड की अनयूटिलाइज प्रॉपर्टीज़ की रीट्स लेकर आके उसे मोनेटाइज करना चाहती है। वेल, तो अगर मैं कंक्लूड करूं आप लोगों की बातों से, तो वो ये है कि बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड पे तो फुल मार्क्स लेकर गया, और उसका क्या बेनिफिट रियल स्टेट को मिलता है या किस तरह का एसोसिएशन है, एग्जाम्पल के साथ हम देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। डायरेक्टली हाँ ज़रूर कोई सीधी सीधी अनाउंसमेंट नहीं मिली जिसका इम्पैक्ट आता और हम चीयर अप करते, लेकिन फिर भी उम्मीद यही करते हैं कि लॉन्ग विजन वाला ये बजट था और आने वाले वक्त में हमें उसके इम्पैक्ट रियल स्टेट पर आते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए ऑफकोर्स हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छी तरह से डिटेल वे में आपने बजट को एनालाइज किया और हमारे दर्शकों के लिए चीज़ों को आसान बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।